जब से अपने ये लेक्चर्स 2017 से अपलोड होने शुरू हुए हैं, जब से कंटिन्यूसली एक डिमांड ऑब्वियसली फ्रॉम प्रैक्टिसिंग डॉक्टर्स, स्टूडेंट्स ऑफ होम्योपैथी, ये आती रही है कि सर मियाज्म पे बात करें। करेंगे मियाज्म पे बात, लेकिन आप ये समझ लें, इन क्लासेस का जो एम है, उद्देश्य है, वो ये नहीं है कि अच्छी अच्छी लुभावनी थ्योरीज, तार्किक, ये उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य क्या है कि इमीडिएटली आप उसको प्रैक्टिस में लें और प्रैक्टिकली यूज करें। तो मियाज्म की जो अंडरस्टैंडिंग है, मियाज्म की जो समझ है, उसको समझने का पूरा उद्देश्य जो आपका होना चाहिए वो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से होना चाहिए। होम्योपैथी पढ़ने वालों के लिए शुरू से मियाज्म काफी उत्सुक करने वाला, काफी रहस्यमयी विषय रहा है। कई लोगों ने अपने अपने तरीके से मियाज्म को डिफाइन किया। डॉक्टर हेनी, और ये अपने प्रैक्टिस और प्रैक्टिकल का विषय क्यों होना चाहिए, डॉक्टर हेनीमैन भी जब होम्योपैथी की प्रैक्टिस करते थे, जब वो एक जगह आके उनको लिमिटेशंस दिखने लग गई कि इससे ज़्यादा क्रॉस कर नहीं पा रहे हैं अपन, ठीक है ना, या तो कंप्लीट क्योर नहीं मिल रहा है, या तो चीज़ें बदल बदल के आ जा रही हैं, तो जब वो अपने क्रॉनिक डिजीज़ के इंट्रोडक्शन में उनकी जो वर्क है, बोलते हैं कि 11-12 साल करीब मैंने दिन देखा ना रात देखा, मैंने इस पर रिसर्च वर्क किया और सारी जानकारियाँ और सारे एंशियंट स्क्रिप्चर्स और ये सब इकट्ठे किए, तो फिर मैं इस नतीजे में पहुंचा कि भाई इसका कारण मियाज्म है। और मियाज्म का अगर है तो मियाज्म का एंटी मियाज्मेटिक ट्रीटमेंट नॉर्मल होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से थोड़ा सा डिफरेंट होता है, क्योंकि इसमें आप बड़ी बड़ी पैथोलॉजीज कवर कर सकते हैं, जैसे कि कैंसर हो गया, कैंसरस पैथोलॉजीज हो गई। बात समझ में आई? ठीक। फिर मियाज्म को सिर्फ आप इतना समझें, जैसे कि केमिकल बॉन्ड्स को समझाने के लिए हम समझाते हैं कि सिग्मा बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड होता है। एक्चुअल में पाई थोड़ी ना बनता है, वो तो फॉर अंडरस्टैंडिंग सेक। तो उनने 3 मियाज, सोरा, साइकोसिस, सिफिलिस, और 3 मियाज्म को बड़ी सिंपलीफाई तरीके से मैं बता रहा हूं कि आप इसको समझ पाओ कि भैया इसका प्रैक्टिकल यूज क्या है, एक्यूट केस में भी एंटी मियाज्मेटिक प्रिस्क्रिप्शन कैसे होता है, जिससे कि आप ज्यादा से ज्यादा श्योर रहते हो कि इसको आराम मिल ही जाएगा। ठीक है ना। तो ज्यादा किस्से कहानियों में और फलाने उसमें जाने से अच्छा बेहतर ये है, उसको आप डिटेल में देख सकते। बस ये है कि हमको यहाँ पे ये जानना है कि मियाज्म को हमको क्यों जानना है,
और उसका एंटी मियास्मेटिक ट्रीटमेंट हमको आना चाहिए, जिससे कि हम अपने पेशेंट को क्योर कर सकें। तो एक सिंपल सा उन्होंने बोला सोरा, सिफिलिस, साइकोसिस। सोरा में उसने सारी सेंसेशंस से रिलेटेड, फंक्शनल लेवल पे चीज़ें जो हैं रिलेटेड, ठीक है ना, सेल्फ लिमिटिंग टाइप की जो डिजीजेज होती हैं इनको रख दिया सोरा में, एक क्लासिफिकेशन जैसा। और फिर दूसरी तरह की पैथोलॉजी होती है बॉडी में, कंस्ट्रक्टिव, कहीं कुछ जम रहा है, कहीं कुछ इकट्ठा हो रहा है, कहीं कुछ ग्रोथ हो रही है। ये दूसरी तरह की पैथोलॉजी बॉडी में पाई जाती है। मोटे तौर पे देखा जाए तो इनको सबको रख दिया कम या ज़्यादा हो रहा है या कम हो रही है कोई चीज़, तो इन सबको, इस तरह की पैथोलॉजीज को साइकोसिस में रख दिया। और जितनी भी, और तीसरी तरह की पैथोलॉजी जो बॉडी में पाई जाती है वो डिस्ट्रक्टिव टाइप की पाई जाती है, जैसे कि अल्सर्स हो गया, गैंग्रीन हो गया, नेक्रोसिस हो गया, सड़ रहा है, गल रहा है। इन सबको रख दिया उनने किसमें? सिफिलिस में। बात समझ में आई? अब इनसे रिलेटेड मेंटल स्टेट्स भी हैं कि फलाना तरीके का डिस्पोजिशन वाला, फलाने तरीके का वाला सोरिक टाइप का रहता है, फलाने तरीके का वाला साइकोटिक टाइप का रहता है, और फलाने जैसे डिस्ट्रक्टिव मेंटालिटी, परवर्टेड मेंटालिटी, ऐसी फिजिकल लेवल पर डिस्ट्रक्शन, परवर्जन, टेढ़े हो रहे हैं, र्यूमेटाइड आर्थराइटिस, टेढ़े हो रहे हैं जॉइंट, दैट इज मुड़ रहा है, विकृत हो रहा है, डिफॉर्म हो रहा है कोई चीज, तो वो सिफिलिटिक है। यू गॉट माई पॉइंट ना? तो इस तरीके से हम, और उसी तरीके से मेंटल स्टेट्स होती हैं सिफिलिटिस की। दे आर डिस्ट्रक्टिव, दे आर इरेशनल, दे आर इलॉजिकल। बम बांध के कूदने वाले लोग किसी भी मत के उसमें, कि किसी चीज़ पे उनको इतना बिलीफ है कि वो उसके लिए जान भी दे सकते हैं, और उसमें कोई तर्क काम करने वाला नहीं है, कोई समझाइश काम करने वाली नहीं है, ठीक है ना। होमोसेक्सुअल, homosexuality, what is lesbianism, what is that is unnatural, prohibited by most of the religions. These kinds of relationship is always considered as sin or some kind of wrongdoing. So बहुत प्रैक्टिकल वे में हम मियाज़्म को लेके चलेंगे, समझें, हम उसको प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा सीखेंगे मियाज़्म को। तो अगर आपके पास कोई भी ऐसे बड़े केसेस आ रहे हैं जिसमें पैथोलॉजीज प्रीडोमिनेंट है, किसी को कैंसर हो गया यहाँ पे सब मैंडिबुलर ग्लैंड के वहाँ पे, फिर वहाँ पे फोड़ा बन गया, और फिर वहाँ पे छेद हो गया इतना बड़ा, खूब दर्द हो रहा है, घोषित हो गया बायोप्सी से कि भैया ये कैंसर है, तो मियाज़मेटिक अप्रोच इसकी कैसी रहेगी? मियाज़्म को हमने कैसे पहचाना? ऑर्गन के हिसाब से डॉक्टर हैनीमैन ने बताया कि जिस भी तरीके की पैथोलॉजी बॉडी में पैदा हो रही है, वो पैथोलॉजी किसकी कैटेगरी में आती है? ये सोरा की कैटेगरी में आती है। यहां प्रीडोमिनेंसी किस चीज की है? फंक्शनल है, सेंसेशन से रिलेटेड है। या फिर ये जो पैथोलॉजी है ये साइकोटिक टाइप की है, यहां पे ग्रोथ्स, स्वेलिंग, इकट्ठा होना कोई चीज, या किसी चीज को डिप्राइव्ड हो जाना, या फिर यहां पे डिस्ट्रक्टिव पैथोलॉजी, इससे हम पहचानते हैं। तो पैथोलॉजी जो है वो एसेंस है,
यहाँ पे हम जो मियाज़मेटिक अप्रोच करते हैं, अगर मान लो हमारे पास कोई कैंसर का पेशेंट आया, उसकी पैथोलॉजी है, अगर उसका डिस्पोजिशन भी मिल गया कि भैया है उसको एलिमेंट्स फ्रॉम एंगर विद इंडिग्नेशन, किसी ने उसके साथ कुछ गलत किया था, उसको लेके उसके मन में बहुत गुस्सा दबा हुआ उससे, वो किसने मेरे साथ बहुत गलत किया, जब भी उसके बारे में सोचता हूं ना तन बदन में आग लग जाती है। अब इसमें 3 4 5 6 तरह की रेमेडीज हैं, लेकिन अब मियाज़मेटिक प्रिस्क्रिप्शन कब बनेगा? हो सकता है इस केस में आप किसी फिजिकल जर्नल को महत्व दे देते, लेकिन मियाज़मेटिक प्रिस्क्रिप्शन तब बनेगा जब आप पैथोलॉजी को बारीकी से महत्व देंगे। कि मान लो आपके हाथ में ये इस डिस्पोजिशन से ये 5 रेमेडी आ गई, नाइट्रोम्यूर, स्टेफिसग्रिया, इग्नेशिया, कैमोमिला, कोलोसिंथ टाइप की रेमेडीज आ गई आपके पास। अब इसमें से अगर मियाज़मेटिकली आपको उसको देना है तो जो रेमेडी उनमें से पैथोलॉजी को कवर कर रही है वो मियाज़्म को कवर कर रही है। 2 एग्जांपल देके बताऊंगा। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल अप्रोच बता रहा हूं, जिस तरीके से हम करते हैं और जिस तरीके से हम समझते हैं। हिंदुस्तान के महाराष्ट्र में अमरावती करके एक शहर है, वहां पे एक बुजुर्ग डॉक्टर साहब हैं। एक्चुअल में डॉक्टर नहीं, बट ही इज प्रैक्टिसिंग एंड वेरी सिंसियरली ही इज प्रैक्टिसिंग। उन्होंने अपना केस डिस्कस किया, कैंसर का क्योर होता हुआ, फोटोज के साथ, सबूत के साथ। सब मैंडिबुलर ग्लैंड का हो गया था, गड्ढा हो गया, हाथ पे छेद हो गया था। मैंने बोला कैसे सिलेक्ट किया आपने? अनजाने में उनका प्रिस्क्रिप्शन मियाज़मेटिक, होम्योपैथिक मियाज़मेटिक प्रिस्क्रिप्शन बन गया। कैसे? उनने सीधा सीधा पैथोलॉजी देखा कि इसको अल्सरेशन है, डीप अल्सरेशन है, पेन है, नाइट एग्रावेशन है। नाइट एग्रावेशन भी कब है? रात में, मिडनाइट एग्रावेशन, खूब जलन होती है भयंकर। ये होगी पैथोलॉजी, और इस पैथोलॉजी में ही अनकॉमन पिक्यूलियर भी मिल गया। मतलब यहीं के यहीं पूरा आपकी होम्योपैथी का प्रिस्क्रिप्शन बन गया। ना माइंड तक जाने की जरूरत पड़ी, ना किसी चीज की तरफ जाने की जरूरत पड़ी। और वो क्या था? अनकॉमन पिक्यूलियर। ये जो जलन है, इसको जब ये गर्म पानी पीता है और उसकी सिकाई यहां महसूस होती है, तो उसको उस बर्निंग में, उस जलन में आराम मिलता है। तो जलन में वार्म से एमलियोरेशन, तो किसी भी प्रकार की जलन में अगर वार्म से एमलियोरेशन है तो हमारे पास 2 रेमेडी, नॉट ओनली आर्सेनिक एल्बम, सेकेंड रेमेडी इज कालिका, अनकॉमन पिक्यूलियर। तो पैथोलॉजी प्लस अनकॉमन पिक्यूलियर, ये दोनों सिम्टम एक प्रिस्क्रिप्शन बन गया। उनका बना आर्सेनिक एल्बम, मिडनाइट एग्रावेशन भी था। सिंगल डोज आर्सेनिक 30, सिंगल डोज आर्सेनिक 30। अभी तक रिपीट, एक बार रिपीट करने की जरूरत पड़ी इस बीच में, थोड़े से रिटर्न ऑफ सिम्टम आए थे तो 2-3 महीने के अंदर, और वो क्योर हो रहा है। ठीक, पैथोलॉजी कवर हो गई, मतलब मियाज़्म कवर हो गया। और कितनी बारीकी से आप कवर कर पाते हो, ये डिपेंड करता है आपके रिपीटेड एक्सपोजर पे और आपके इस तरह की ट्रेनिंग्स पे, है ना, और एक्सपीरियंस से, जो प्रैक्टिस करते करते जो आपको एक्सपीरियंस मिलता है। एक मैं जस्ट इस तरीके से बात कर रहा हूं कि आपको एक आइडिया मिले, प्रैक्टिकल आइडिया मिले। फॉर एग्जाम्पल एक और देता हूं, एक एक्यूट केस का एग्जाम्पल देता हूं। एक्यूट केस में कैसे मियाज़मेटिक प्रिस्क्रिप्शन। अभी क्रिसमस की छुट्टियां हुई थी, तो मेरा बेटा आया हॉस्टल से, घर में था। उसकी उम्र ऐसी है, नई उम्र, कि
फैशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, 14-15 साल के लड़के इस तरह की चीज़ों से बहुत प्रभावित होते हैं। काफ़ी समझाने के बाद भी अभी शीत लहर चल रही थी 2-3 कुछ दिन पहले, 4-5 दिन पहले शीत लहर चल रही थी, और उसमें वो बाकी सब तो पहन के गया, लेकिन सर बिना कवर किए स्कूटर से गया सुबह सुबह। आया तो उसको बहुत तेज दर्द हो रहा था। मैं पूछ ही रहा था उससे, बोल रहा है यहाँ पे दर्द हो रहा है। देखो क्या बोलता है, ये यहाँ पे बहुत दर्द हो रहा पापा। तो जो ये हाथ लगा रहा है ये दर्द का, और देखिए राइट साइड में ऐसा थोड़ी सी ना हल्की सी स्वेलिंग जैसी भी दिख रही है, मामूली सी। अब यहां आपका एनाटॉमी का नॉलेज कि जो जगह बता रहा है, वो अफेक्टेड जगह जो अफेक्ट हुई है वो है फ्रंटल साइनस। क्या कह रहे थे, है ना, वो है फ्रंटल साइनस। पेन हो रहा वहां पे। इन्फ्लेमेशन के 2 साइन दिख रहे हैं वहां पे, एक तो हल्की सी मामूली सी स्वेलिंग, और पेन। अभी इतनी ज्यादा नहीं है कि फीवर है। बोला कि मैं सोच ही रहा था कि अरे यार ये कैसे हुआ, लगता ठंड पड़ रही है, ऐसा सोच ही रहा था। बोला सुबह मैं गया था ना, बिना कैप पहने चला गया था, बहुत तेज ठंडी हवा थी। तो मैंने बोला अरे यार पहले बताना चाहिए था ना, एकोनाइट लो, शीतलहर की दवा एकोनाइट, राइडिंग अगेंस्ट कोल्ड विंड, एनी प्रॉब्लम, एकोनाइट मैक्सिमम प्रॉब्लम कवर कर लेती। जब एकोनाइट के बारे में बात किया था तो अपन ने बताया था एकोनाइट हाइपोटेंसी, 1-2 फ्रीक्वेंट रिपीटिशन, कॉजिशन जबरदस्त, अक्सर प्रॉब्लम सॉल्व कर देती है ऐसे केसेस में। बट आर्सेनिक वॉज अटरली फेल्ड, कोई फर्क नहीं पड़ा। कोई फर्क नहीं पड़ा। कॉजेशन तो एकदम सही था, परफेक्ट था, राइडिंग अगेंस्ट कोल्ड विंड, वो भी शीतलहर। क्यों जानते हैं? क्योंकि यहां पे अपन ने सिर्फ कॉजेशन पे कर दिया था, है ना, यहां पे अपन ने पैथोलॉजी पे ध्यान नहीं दिया था। वो प्रिस्क्रिप्शन मियाज्मेटिक नहीं था वो। तो जब पैथोलॉजी पे ध्यान दिया, जब हम सिंथेसिस रिपर्टरी में खोलते हैं, खोलें, चैप्टर फेस, फेस में पेन, पेन में साइनसेस, साइनसेस में फ्रंटल साइनसेस। 11 दवाएं दी हुई हैं, जिसमें से सब 3rd ग्रेड में हैं, और 2nd ग्रेड में है सिर्फ बेलाडोना। एंड बेलाडोना इज येट अनदर, ये एक और अनदर रेमेडी है राइडिंग अगेंस्ट कोल्ड विंड की। तो कॉजेशन तो था ही, एक्साइटिंग और मेंटेनिंग कॉज तो था, और दूसरी ये पैथोलॉजी भी यहां मैच कर गई। पैथोलॉजी आपने कवर की तो आपने मियाज्म कवर किया। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि पैथोलॉजी क्या हो रही है वहां पे, पेन है, सेंसेशन के लेवल पे काम हुआ है, हल्की स्वेलिंग है, मतलब आधा अधूरा इन्फ्लेमेशन है।
ये पैथोलॉजी जो होती है ये कहलाती है सोरिक पैथोलॉजी। तो आपने ये पैथोलॉजी को कवर किया, प्लस आपने एक्साइटिंग कॉज, राइडिंग अगेंस्ट कोल्ड विंड, बेलाडोना वॉज प्रिस्क्राइब्ड एंड बेलाडोना वर्कड मार्वेलसली, बेहतरीन। 2 डोज, आधे घंटे सीवियर जो पेन हो रहा था ठीक हो गया। ये एक्यूट फॉर्म में भी आपने मियाज़मेटिक प्रिस्क्रिप्शन दिया। जब आपने एकोनाइट दिया था तो मियाज़मेटिक प्रिस्क्रिप्शन नहीं था। अब मियाज़्म के बारे में अब मैं छोटा सा सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूं आपको, इसको आप प्रैक्टिस में लें, इस पे अपने प्रयोग करें, है ना, थोड़ा स्टडीज करें कि भैया किस किस तरह की पैथोलॉजी आए। तो क्योंकि अब इस तरीके से अगर देखना है तो मियाज़मेटिक क्या कहते हैं, ट्रीटमेंट का फॉर्म भी अलग अलग है, कई उसके भी कई अलग अलग तरीके बताए हैं अप्रोच के ऑर्गेनल में डॉक्टर हैनीमैन साहब ने। जैसे कि एफोरिज्म 282 के फुट नोट में, न्यू फुट नोट है, उसमें ये कहते हैं कि अगर मियाज़मेटिक इफेक्ट ऊपर दिखाई देने लग गया, ऊपर दिख रहा है बॉडी में, वो उस टाइम के हिसाब से सिंपलीफाई करके बोलते हैं, जैसे कि इच के रूप में खुजली, सोरा, वाट्स के रूप में साइकोसिस, या फिर लेबिया, लिप्स, जेनेटस एरिया में शैंकर, सिफिलिटिक शैंकर के सिफिलिस। तो ऐसी कंडीशन में आप बिल्कुल पैथोलॉजिकली सेलेक्टेड रेमेडी को, स्पेसिफिक रेमेडी क्या कहते हैं, स्पेसिफिक रेमेडी, और वो स्पेसिफिक कैसे हुई, पैथोलॉजी को भी कवर किया उसने, और साथ में पैथोलॉजी से रिलेटेड कोई स्पेसिफिक अनकॉमन पिक्यूलियर वो नहीं हो तो फिर, एक्साइटिंग मेंटेनिंग कॉज वो नहीं हो तो फिर, कोई मेंटल कॉज वो नहीं हो तो फिर, कोई डिस्पोजिशन वो नहीं हो तो फिर, कोई पिक्यूलियर सेंसिटिविटी टू एटमॉस्फेयर, मतलब होम्योपैथिकली स्पेसिफिक रेमेडी जो आपने सेलेक्ट करी, डॉक्टर हैनीमैन कहते हैं उस फुट नोट में, तो उसको डेली, कई बार तो ऐसा बोला कि दिन में कई बार बढ़ते क्रम में दें। ये वो एलएम पोटेंसी के बारे में बात कर रहे थे। तो ऐसे केसेस जिसमें पैथोलॉजी ऊपर दिख रही है, वो कहते हैं उसमें वो वाला डर नहीं रहता है कि आप बहुत दिनों तक कोई रेमेडी आप लगातार दे रहे हैं तो वो प्रूविंग करके ड्रग डिजीज पैदा कर देगी उसके अंदर, बोले ऐसा उसमें नहीं रहता है। ये एक्सेप्शन है मियाज़मेटिक ट्रीटमेंट में, कि डेली और दिन में कई बार रिपीटेडली, तब तक जब तक वो जो दिख रही है पैथोलॉजी वो गायब नहीं हो जाए और आप कन्विंस नहीं हो जाए फिजिशियन कि भैया अब ठीक है, अब बंद कर सकते हैं अपन दवा। तो ट्रीटमेंट का तरीका भी बदल जाता है, उसमें सिलेक्शन भी बदल जाता है, रिपीटिशन भी बदल जाता है। ये बिल्कुल छोटी सी एक प्रैक्टिकल अप्रोच, एक प्रैक्टिकल आइडिया दिया मैंने आपको, है ना। और जो भी सिंसियरली प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए ये आइडिया अभी काफ़ी है, एकदम प्रैक्टिकल लेवल पे, कि उसको वो प्रयोग करें अपने क्लिनिक में, इस तरीके से देखें और इस तरीके से मियाज़मेटिक ट्रीटमेंट करने की कोशिश करें, और ढूंढें अपने ऑर्गेनल में कि डॉक्टर हैनीमैन ने इसके ट्रीटमेंट के बारे में अलग से और क्या क्या कहा है। और अगर अपन और जब आगे बात करेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं कि भाई आपके नोट्स तैयार करवाने और आपको एग्ज़ाम देना है और लिख के पास होना है। यहाँ पे आपके पास पूरी तरीके से एक प्रैक्टिकल अप्रोच होनी चाहिए कि मियाज़्म के हम बारे में हम जाने तो क्यों जाने, क्योंकि डीलिंग डिफरेंट हो जाती है, मेडिसिन के एडमिनिस्ट्रेशन का तरीका डिफरेंट हो जाता है। उसमें आपको, क्योंकि मैंने बोला ना, मान लो एक बहुत स्ट्रॉन्ग आया है मेंटल एलिमेंट निकल के कि भाई उसको एलिमेंट्स फ्रॉम एंगर विद इंडिग्नेशन है, अब इसमें 4-5 रेमेडी है, इसमें से 4-5 रेमेडी इस डिस्पोजिशन की मियाज़मेटिक उसकी वही कहलाएगी जो उसकी पैथोलॉजी को कवर कर रही होगी। मान लो उसको जो भी पैथोलॉजी आई है
पेशेंट को वो ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव है, अल्सरेशन हो रहा है, गैंग्रीन हो रहा है ना। तो जब वो उसको कवर करेगी तभी तो उसने सिफिलिटिक मियाज्म को कवर किया। तो पैथोलॉजी प्लस उसकी कोई खासियत, उसका कोई स्ट्राइकिंग, उसका कोई अनकॉमन, उसका कोई जनरल, उसका कोई पिक्यूलियर, ऐसे प्रिस्क्रिप्शन फॉर्म होता है। बात समझ में आई है ना। तो अब इस पे मनन करें, रिसर्च करें, इसको प्रैक्टिस में लें। बहुत मियाज चिल्ला रहे थे बहुत दिन से, ठीक है। तो अब इस पे ध्यान दें और ट्राई करें इस तरीके से। देखिए कैसे आपकी प्रिस्क्रिप्शंस की एक्यूरेसी बढ़ती है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ठीक।